अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान आज अपना तीसरा और आखिरी T20 आखिरी ओडी मैच खेलेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ थी, जिसमें एक मैच पाकिस्तान ने जीत रखा है, जबकि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की थी और अब तीसरा मैच फाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और आज के मैच पर सबकी नज़र है कि आज के मैच में पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। और वेस्ट इंडीज़ के लिए तो ये बहुत अहम है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए भी ये सीरीज़ बहुत अहम है इस सिलसिला में कि जहां पर रैंकिंग में पाकिस्तान टीम की तनज़ली हो रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान टीम इस वक्त तनज़ली का शिकार है और पाकिस्तान टीम चौथे से 5वें नंबर पर आ गई है। यहीं पर यह सीरीज़ अहमियत इख्तियार करती जा रही है। साथ ही साथ इस मैच पर बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर से ज़ेर बहस हैं। डिबेट हो रही है, बात हो रही है, लेकिन बात इस सिलसिले में हो रही है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं 2024 जनवरी 2024 से लेकर अब तक सबसे कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। ऐसा क्या है उनके बैटिंग स्टाइल में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सबसे कम स्ट्राइक रेट पर जा रहे हैं? पहले भी उनसे यही खबरें मंसूब होती थी, यही सवालात होते थे, यही बात होती थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब खेलते हैं तो बहुत स्लो खेलते हैं, अपनी इनिंग का आगाज़ बहुत स्लो करते हैं। और यही वजह है कि अब उनका स्ट्राइक रेट इस कदर गिर गया है कि दुनिया में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर बन गए हैं। यानी कि रिजवान का स्ट्राइक रेट 75.03 है, बाबर 78.88 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त स्कोर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद हाशमी साहब, उनसे बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब, भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर आज के मैच पर बात कर लेते हैं। आज का मैच कितना अहम है? पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथ लग गया। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि सीरीज़ बचा पाए? जाहिर है बेहतर खेलना पड़ेगा, बेहतर 11 सेलेक्ट करना पड़ेगा, कम डॉट बॉल्स खेलनी पड़ेंगी और फिर सबसे बढ़कर टॉस जीतना होगा। टॉस इस पूरे टूर पर बड़ा क्रूशल हो गया है। जो टीम टॉस जीतती है वो चेस करने के ऊपर जाती है और फिर वो कामयाब होती है। फिर सही दुरुस्त 11 का इंतखाब करें। आप देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम स्पिनर्स पर हल्का खेल रही है। आप दो दो तीन तीन ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में कि मीडियम पेस ऑलराउंडर खिलाएं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान तकरीबन 34 साल से वेस्ट इंडीज से कोई सीरीज नहीं आ रहा। उससे एक सीरीज पहले 91 से पहले जो सीरीज थी वो भी ड्रॉ हुई थी। तो पाकिस्तान की अच्छी खासी डोमिनेंस है वेस्ट इंडीज को, डोमिनेंस को खत्म नहीं करना चाहिए। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने अपना जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था इस सीरीज से, वो अचीव कर लिया। एक मैच उन्हें जीत कर 10वें से 9वें नंबर पर आना था ताकि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की दौड़ में आ जाए। ऑल्दो के अभी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन 2027 का, उसकी कट ऑफ डेट बहुत आगे है, यानी मार्च 2027 है, तो उसमें भी टाइम है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपना मकसद अचीव कर लिया। पाकिस्तान को ये सीरीज जीतने के लिए आज अच्छा खेलना होगा। बारिश अगर होती है तो वो सारा फैक्टर डीएलएस का भी काउंट में रखना पड़ेगा। बहुत अहम बात आपने की कि डॉट बॉल बहुत कम खेलना पड़ेगी। फिर टॉस की अहमियत पर आपने शाहिद हाशमी साहब बात की, लेकिन जब डॉट बॉल की बात होती है, लास्ट मैच में हम देख रहे थे 18 बॉल पर मोहम्मद रिजवान आई थिंक 2 रन किए हुए थे। और अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि रिजवान का स्ट्राइक रेट 75.03 है, बाबर आजम 78.88 के स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे हैं। सर ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा डॉट बॉल? मैं तो जितने भी प्लेयर्स को देखता हूँ दुनिया भर में, कोई भी प्लेयर इतनी डॉट बॉल नहीं खेलता शायद जितनी हमारे प्लेयर्स शुरू में खेलते हैं। बाद में रन्स बराबर कर लेते हैं सम टाइम, कुछ आपने भी देखा होगा, लेकिन शुरू में इतनी ज़्यादा डॉट बॉल समझ से बाहर है। शाहिद हाशमी साहब, ये पिचें भी थोड़ी मुश्किल हैं और फिर यहाँ वेट सीजन है, बारिश हो रही है तो पिचों में मॉइस्चर होता है। लेकिन ये नई कोई बीमारी नहीं है। पाकिस्तान की 2011 के वर्ल्ड कप से चली आ रही है डॉट बॉल खेलने की। और जो भी कोच आता है वो पूरी कोशिश करता होगा यकीनन कि प्लेयर डॉट बॉल ना खेले। आप स्ट्राइक ही रोटेट कर लें। आप अगर कम से कम आप चौका नहीं मार सकते, आप सिंगल ले लें, आप डबल ले लें। पिछले मैच में जो पहला मैच था, बाबर आजम ने 64 गेंदें खेली अपने 47 रन बनाने के लिए। उसमें 42 गेंदें उन्होंने डॉट खेली, यानी 65% वो डॉट बॉल खेल रहे हैं। फिर इस मैच में जो सेकंड मैच हुआ था, ऑल्दो पिछले मैच में जो पहला मैच था 69 गेंदों में 32 या 31 डॉट बॉलें थी रिजवान की, वो भी बहुत ज्यादा थी। फिर आप देखें इस वाले मैच में रिजवान ने 9वीं गेंद पे जाके पहला सिंगल लिया, 19 गेंदों पे जाके उन्होंने दूसरा रन लिया। फिर वो इतना स्लो खेलते हैं, इतना स्लो खेलते हैं जिससे सामने वाले बैटर पे भी प्रेशर पड़ जाता है। अब्दुल्ला शफीक पे प्रेशर पड़ा, वो हुक शॉट खेलकर आउट हो गए। यानी आपने 16 रन बनाने के लिए
आपने 38 गेंदें खेली, जिसमें से आपकी 26 डॉट बॉलें थी, जो बहुत ज्यादा है। और जिस तरह आपने बताया कि पिछले एक साल में जो स्ट्राइक रेट है वो दुनिया भर में वनडे का लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। अगर आप ओवरऑल करियर का भी जी। स्ट्राइक रेट देख लें तो बाबर का 87 है, रिजवान का 86 है। 87.5 हैरी ब्रूक का टेस्ट मैचों में स्ट्राइक रेट है, जो 2000 टेस्ट रन बनाने वालों में सबसे ज्यादा है। जब एक प्लेयर 87 से टेस्ट खेल रहा है, तो आप उस एवरेज से वनडे खेल रहे हैं, उस स्ट्राइक रेट से आप वनडे खेल रहे हैं, तो ये चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी। माइक हैसन एक इंटेलिजेंट कोच है, वो पहली दफा बाबर आजम और रिजवान उनके साथ खेल रहे हैं, अभी 2 ही मैच खेले हैं, तो यकीनन माइक हैसन इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि आप लोग बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं। शाहिद हाशमी साहब, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और स्टैट्स के मामले में जैसे आपने बताया आपकी फिंगर टिप्स पर सारी चीज़ें होती हैं और हम बड़ा मुतासिर होते हैं आपके इन अदाद-ओ-शुमार पर हमेशा ही। सर, कैसे होगा? बाज़ लोग तो अभी इन्हीं दिनों में ये डिबेट कर रहे थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट में रखा जाए और ख़ासतौर पर बाबर आजम की बात हो रही थी। अगर हम इसको थोड़ा फेयर एनालाइज करें, बिल्कुल क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ से निकल कर बात करें कि जी बाबर, ये रिजवान क्या है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी गेम को हम देखते हुए एनालाइज करें, तो क्या बाबर आजम, रिजवान की T20 में किसी भी सतह पर कोई जगह बनती है सर? देखिए, प्लेयर तो बहुत बड़े हैं। अगर उनको बताया जाए कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत लो है, तो आप उनको स्क्वाड का हिस्सा तो बना सकते हैं, चाहे आप खिलाएं ना खिलाएं। लेकिन जो मेरी इत्तलात है, माइक हैसन अब बाबर आजम और रिजवान को T20 में नहीं लेना चाहते। वो T20 की तो तकरीबन अपने 15-16 पक्के कर चुके हैं, उनसे वो बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, वनडे में उनके पास अभी बड़ा टाइम है, 2027 में अगर वो कोच रहे तो वो एक वनडे की टीम भी अच्छी बना लेंगे। वो वनडे में भी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन T20 में अब वो ज्यादा ट्रायल नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ये ट्रायल सीरीज जो यूएई में हो रही है, पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान, ये आखिरी सीरीज होगी जिसमें वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जाएंगे। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो बाबर आजम और रिजवान को इस ट्रायल सीरीज में भी कंसीडर नहीं कर रहा है। फखर वापस आ जाएंगे तो फखर होंगे, साइम अयूब होंगे, साहबजादा फरहान होंगे, हसन नवाज होंगे, तो आपके पास कोई ज्यादा ट्रायल करने का टाइम और चांस नहीं है। हाँ, मोहम्मद नईम को आप ले सकते हैं, ख्वाजा नाफे को आप ट्राई कर सकते हैं इस ट्राई सीरीज में, तो वो शायद ये ट्राई सीरीज आखिरी सीरीज होगी जिसमें वो ट्राई करेंगे। लेकिन जहां तक बाबर आजम और रिजवान का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता वो अब T20 में उन्हें लेंगे। ओवर द ईयर्स किसी ने भी उनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। जो कोच आता था वो नीचे रहकर बाबर आजम और रिजवान के काम करता था, वरना बाबर आजम, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 2019 में समरसेट काउंटी से वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेले थे, जो उनका T20 टूर्नामेंट है। पहले 2 मैचों में उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग की, वो 120, 116 का स्ट्राइक रेट था, तो कोच ने उनको बुला के कहा कि नहीं बाबर, हमारे यहाँ ये स्टाइल नहीं चलेगा, वाइटैलिटी ब्लास्ट में आपको 140, 150 पे जाना पड़ेगा। तो 2 सीजन बाबर आजम ने समरसेट से खेला और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 146 था। तो कोच अगर बोलेगा, कोच अगर उसके ऊपर तवज्जो देगा तो ही। लेकिन शाहिद हाशमी साहब, यहाँ ये भी मसला होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये लोग इतने से कि कोच कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, अगर करेगा तो कोच ही फारिग हो जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान टीम में ऐसा भी होता है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज के मैच के हवाले से बात करें और मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करें। स्टे विद अस।